क्या आपने कभी सोचा है टीबी आखिर होती क्या है? क्या टीबी सिर्फ खांसी की बीमारी है? क्या टीबी छूने से फैल जाती है? क्या टीबी का मरीज कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है? टीबी होने पर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? टीबी की दवा बीच में छोड़ने से क्या होता है? भारत में हर साल टीबी से कितने लोगों की मौत होती है? पूरी दुनिया में हर साल कितने लोग टीबी से अपनी जान गंवा देते हैं? और आखिर इंसानों में सबसे पहले टीबी किसे हुई थी? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम टीबी की पूरी जानकारी जानेंगे, आसान भाषा में, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ और ऐसी जानकारी के साथ जो शायद आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको टीबी से जुड़ा एक ऐसा चौंकाने वाला वैज्ञानिक तथ्य बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर टीबी क्या है। कुछ लोगों को लगता होगा कि टीबी यानी कि टेलीविज़न की बात हो रही है, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे टेलीविज़न की बात नहीं कर रहे हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। सबसे ज़्यादा यह हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रहती है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह बीमारी कई हिस्सों तक पहुंच सकती है, जैसे कि दिमाग, हड्डियां, रीढ़ की हड्डी, किडनी, लसिका ग्रंथि, आंतें। यानी टीबी एक खांसी की बीमारी नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपका शरीर एक बड़ा घर है और बैक्टीरिया एक अपराधी है। जब यह शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अगर शरीर की सुरक्षा मजबूत है तो बैक्टीरिया कई सालों तक सोया रह सकता है, लेकिन जैसे ही शरीर कमजोर होता है यह बैक्टीरिया सक्रिय होकर बीमारी पैदा करना शुरू कर देता है। इसी कारण कुछ लोगों में संक्रमण होने के बाद भी कई सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। टीबी कैसे फैलती है? अब सबसे बड़ा सवाल कि टीबी हाथ मिलाने से फैलती है, क्या साथ बैठने से फैलती है, क्या खाना साझा करने से फैलती है? इसका जवाब है हर बार नहीं, कभी कभी फैल सकती है। टीबी मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलती है। जब किसी व्यक्ति के फेफड़ों में टीबी होती है और वह खांसता है, छींकता है, जोर से बोलता है या गाना गाता है तो उसके मुंह से हवा में छोटे छोटे कण निकलते हैं। इन्हें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहा जाता है। इन कणों में टीबी के बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति लंबे समय तक उसी बंद कमरे में इन कणों वाली हवा में सांस लेता है तो उसके संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण है कि भीड़ भाड़, बंद कमरे और खराब वेंटिलेशन वाले स्थानों में टीबी के फैलने की संभावना अधिक होती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि टीबी हर तरह के संपर्क से फैल जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सामान्य परिस्थिति में टीबी इनसे नहीं फैलती है, जैसे कि हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठकर खाना खाने से, एक ही प्लेट या गिलास इस्तेमाल करने से, कपड़े छूने से, मोबाइल छूने से, शौचालय साझा करने से। इसलिए टीबी के मरीज से भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। उसे इलाज, सहयोग और मानसिक सहारा देने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर करती क्या है। जब बैक्टीरिया फेफड़ों तक पहुंचता है तो शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं उसे घेर लेती है। कई बार शरीर उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता, बल्कि एक छोटी सी दीवार बनाकर उसे बंद कर देता है। इस अवस्था को लेटेंट टीबी कहा जाता है। इस समय व्यक्ति बीमार नहीं होता है, उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं और वह दूसरों में बीमारी नहीं फैलाता है। लेकिन भविष्य में शरीर की प्रतिरक्षा कमजोर पड़ जाता है, जैसे कि कुपोषण, HIV, शुगर, लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाएं या बढ़ती उम्र, तो यही बैक्टीरिया फिर से सक्रिय होकर एक्टिव टीबी का कारण बन सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर समय पर जांच और पूरा इलाज करने की सलाह देते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति को टीबी हो सकती है? तो दोस्तों, शुरुआत में टीबी के लक्षण बहुत सामान्य लगते हैं, तो इसलिए कई लोग इसे साधारण सर्दी खांसी समझकर महीनों तक नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर किसी व्यक्ति में 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय तक लगातार खांसी बने रहे तो उसे तुरंत टीबी की जांच करवानी चाहिए। टीबी के सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी, बलगम आना, कभी कभी बलगम में खून आना, हल्का बुखार, खासकर शाम या रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना, बिना कोशिश किए वजन कम होना, भूख कम लगना,
हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना, सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ होना। अब एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर की दीवार के अंदर धीरे धीरे दीमक लग रही है। शुरुआत में बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह टीबी भी कई बार हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ते रहती है और शुरुआत में केवल हल्की खांसी या कमजोरी दिखाई देती है। इसलिए लंबे समय तक रहने वाली खांसी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को टीबी होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो टीबी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा अधिक होता है। आइए जानते हैं। जैसे कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो, एचआईवी से ग्रसित लोग, मधुमेह के मरीज, कुपोषण से पीड़ित लोग, धूम्रपान करने वाले, शराब का अत्यधिक सेवन करने वाले, लंबे समय तक स्टेरॉयड या इम्यूनिटी कम करने वाली दवाएं लेने वाले, भीड़ भाड़ और कम हवादार जगह में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो टीबी के मरीज के साथ लंबे समय तक एक ही कमरे में रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि सभी लोगों को टीबी होगी, बल्कि इनमें संक्रमण का खतरा दूसरों लोगों की तुलना में अधिक होती है। टीबी की जांच कैसे होती है? पहले के समय में केवल बलगम की जांच की जाती थी, लेकिन आज विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज डॉक्टर कई आधुनिक जांचों की मदद से टीबी का पता लगाते हैं। नंबर 1 है बलगम की जांच। अगर मरीज को खांसी के साथ साथ बलगम आता है तो उसका नमूना लेकर बैक्टीरिया की जांच की जाती है। यह सबसे नॉर्मल जांच है। दूसरा है CBNAAT जेनेक्सपर्ट टेस्ट। यह आधुनिक जांच कुछ ही घंटों में बता सकती है कि टीबी है या नहीं और बैक्टीरिया सामान्य दवाओं से ठीक होगा या दवा प्रतिरोधी है। यही कारण है कि आज भारत में इस जांच का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। तीसरा है छाती का एक्सरे। एक्सरे से डॉक्टर फेफड़े में हुए बदलाव देख सकते हैं, लेकिन केवल एक्सरे देखकर टीबी की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसके साथ अन्य जांच भी जरूरी होती है। चौथा है अन्य जांच। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर CT स्कैन, MRI, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट या शरीर के प्रभावित हिस्सों की अन्य जांच भी करा सकते हैं। इसलिए इंटरनेट देखकर खुद दवा शुरू करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सही जांच और सही इलाज केवल डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। अब एक बहुत रोचक सवाल, क्या हमें पता है कि दुनिया में सबसे पहले टीबी किस इंसान को हुई थी? सच यह है कि इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि हजारों साल पहले कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने मिस्र के लगभग 5000 वर्ष पुरानी मम्मियों और प्राचीन मानव कंकालों में टीबी के प्रमाण पाए हैं। इसका मतलब है कि टीबी इंसानों के साथ हजारों वर्षों से मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मानव इतिहास की सबसे पुरानी संक्रामक बीमारियों में से एक है। साल 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने पहली बार टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। यही खोज आधुनिक टीबी जांच और इलाज की दिशा में सबसे बड़ा वैज्ञानिक कदम मानी जाती है। तो दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा बैक्टीरिया जो हजारों साल पहले भी मौजूद था, आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज उपलब्ध है, बशर्ते समय पर जांच और पूरा इलाज कराया जाए। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टीबी का इलाज संभव है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर मरीज समय पर जांच करवा ले, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं नियमित रूप से ले और इलाज पूरा करे तो ज़्यादातर टीबी के मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आमतौर पर साधारण टीबी का इलाज लगभग 6 महीने तक चलता है, लेकिन कुछ मरीजों में, खासकर अगर बीमारी गंभीर हो या दवाओं का असर कम हो, तो इलाज 9 महीने, 12 महीने या उससे अधिक भी चल सकता है। इलाज की अवधि हमेशा डॉक्टर तय करते हैं। अब बात करते हैं कि दवा बीच में छोड़ना सबसे बड़ी गलती क्यों मानी जाती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में आग लगी है, आपने आधी आग बुझाई और बीच में ही पानी डालना बंद कर दिया। फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद आग फिर से और तेजी से फैल सकती है। टीबी में भी यही होता है। अगर मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। धीरे धीरे वो बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं। इसे कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। इस स्थिति में इलाज अधिक कठिन, अधिक महंगा और कई बार 18 महीने या उससे ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर चाहे जितने महीने दवा लिखे, पूरा कोर्स खत्म करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि टीबी में क्या खाना चाहिए,
टीबी के मरीज का शरीर बीमारी से लड़ रहा होता है, इसलिए उसे पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि दालें, दूध, दही और पनीर। यदि डॉक्टर ने मना न किया हो तो अंडा, मछली या चिकन जो लोग खाते हैं उनके लिए। फिर सोयाबीन, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, मौसमी फल, केला, संतरा, अमरूद, पपीता, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी। साथ ही शरीर को पर्याप्त आराम और अच्छी नींद भी चाहिए। याद रखिए, केवल अच्छा खाना टीबी का इलाज नहीं है, लेकिन अच्छा खाना इलाज को सफल बनाने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या टीबी में दही खाना चाहिए, क्या केला खाना चाहिए, क्या चावल नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सामान्य खाद्य पदार्थ टीबी को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि शराब, धूम्रपान, तंबाकू और गुटखा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई जड़ी बूटी, पाउडर या चमत्कारी दवा, बार बार दवा छोड़ना। अगर मरीज किसी दूसरी बीमारी की दवा भी ले रहा है तो डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाएं टीबी की दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। उसे ये चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर से इलाज शुरू करें, दवा रोज़ समय पर ले, इलाज पूरा करें, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढक ले, कमरे में ताज़ी हवा आने दे, परिवार के सदस्यों की भी जांच कराएं। अगर डॉक्टर सलाह दे तब पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त आराम करें, नियमित फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आज टीबी का इलाज सरकारी अस्पतालों में फ्री उपलब्ध है। अब सबसे ज़रूरी बात बचाव की। टीबी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? टीबी से बचने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लंबे समय तक खांसी होने पर तुरंत जांच करवाइए। घर और ऑफिस में अच्छी हवा आने दीजिए। भीड़ भाड़ और बंद कमरों में सावधानी रखिए। धूम्रपान और तंबाकू से दूर रहिए। पौष्टिक भोजन कीजिए। मधुमेह जैसी बीमारियों को नियंत्रित रखिए। बच्चों को जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन लगवाइए। यह वैक्सीन बच्चों में टीबी के कुछ गंभीर रूपों से सुरक्षा देने में मदद करती है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की न्यूनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 12.5 लाख लोगों की मौत टीबी से हो जाती है। यानी औसतन हर दिन लगभग 3,400 से अधिक लोग टीबी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। भारत की बात करें तो भारत दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में शामिल है। अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की मौत टीबी से होती है। हालांकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक हैरान कर देने वाला तथ्य, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया की लगभग 1/4 आबादी के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम उस बैक्टीरिया को वर्षों तक नियंत्रित रखता है। यानी बैक्टीरिया शरीर में हो सकता है लेकिन बीमारी नहीं। इसलिए मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम, समय पर जांच और पूरा इलाज टीबी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जान बचा दे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।